हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट 29 जो आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके पास एक महीने से काफ़ी कम टाइम है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अगर आप साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 201 रुपया में आपको मिल जाएगा, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सब कुछ आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखकर बनाया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, बॉटल नेक सिद्धांत किसने दिया था? आपने ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बॉटल नेक सिद्धांत। आपको बताना है कि किसने दिया है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है हिल गार्ड, या ऑप्शन सी ब्रॉड बेंट, या ऑप्शन डी मिलर। तो आपने नाम सुना होगा डोनाल्ड ब्रॉड बेंट का। इनका जो मृत्यु था 10 अप्रैल 1993 की इनको मृत्यु हो गई थी। इन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के विकास में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए जाने के लिए काफ़ी फेमस थे। इनकी एक काफ़ी फेमस बुक हुआ करती थी, परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन। उनकी पुस्तकों संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली पुस्तक का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और जो मैंने पॉइंट बताए सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मल्टी मोड थ्योरी, चयनित अवदान का बहुविध सिद्धांत किसने दिया? मल्टी मोड थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन वाज प्रपोज्ड बाय। पहला ऑप्शन है जॉनसन और रॉबर्ट, जॉनसन और कैनमैन, या ऑप्शन सी जॉनसन और ब्राउन, या ऑप्शन डी जॉनसन और हीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जॉनसन एंड हीज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मल्टी मोड क्या होता है? तो याद रखना, मल्टी मोड ध्यान मॉडल उन सीमाओं और प्रतिबंधित को परिभाषित करता है जिनसे कोई व्यक्ति संबंधित हो। इसने 1978 करीब 1978 या 1979 के करीब माना जाता है कि आपका मल्टीमोड थ्योरी को विकसित किया गया था। इसमें बहुत सारी बाधाएं भी शामिल थी। मल्टीमोड ध्यान के कई प्रकार भी है, जैसे कि उत्तेजना केंद्रित, और इसके 3 चरण काफ़ी फेमस थे। आपसे पूछा जाता है कि मल्टीमोड थ्योरी के कितने चरण थे? तो याद रखना 3 चरण थे। 3 चरण काफ़ी फेमस थे, इसे याद रखना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधान काल में एक यंत्र से मापा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? स्पेन ऑफ अटेंशन को किस यंत्र से मापा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टीची स्टोकोप, ऑप्शन बी है क्रोनोस्कोप, या ऑप्शन सी रिस्पॉन्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पहला टेचिन स्टोव कब बनाया गया था? तो 1859 में इसका आविष्कार किया गया था। कौन आविष्कारक थे इसके? तो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, एडू वॉल्कमैन। इनके द्वारा 1859 में पहला टेलीस्कोप बनाया गया था, और इसका उपयोग आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने दुश्मन को या दोस्त को पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो सारे पॉइंट याद रखना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य संवेदी समृद्धि को किस नाम से भी जाना जाता है? द विजुअल सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक, लघुकालीन, या ऑप्शन डी दीर्घकालीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। जो आपके विजुअल सेंसरी मेमोरी होते हैं वो आपके पिक्टोरियल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। जो आप देख सकते हो तो उसको आप पिक्टोरियल मेमोरी से तो पहचानोगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जिसे आप देख सकते हो वो आपके चित्र के माध्यम से देख पाओगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
लघुकालीन स्मृति को किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आइकॉनिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, इकोइक मेमोरी या ऑप्शन डी प्रोसीड्यूरल मेमोरी। काफ़ी आसान सा सवाल है, इस भी आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे इसका आंसर आप फाइंड कर पाओगे। मैंने आपको बता चुका हूँ सिर्फ हिंदी को क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, साथ में इंग्लिश क्वेश्चन को भी रीड करना है। क्योंकि हिंदी में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ऐसे टर्म होते हैं जो आप आसानी से समझ में आपको नहीं आएगा। तो इंग्लिश क्वेश्चन को भी एक बार रीड करोगे, आसानी से इसका आंसर आप फाइंड कर लोगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे कहते हैं जो थोड़े समय के लिए सक्रिय, आसानी से उपलब्ध अवस्था में थोड़ी मात्रा में जानकारी को ध्यान में रखने की क्षमता होती है। जैसे कि किसी इंसान से आप मिले, परिचय हुआ आपका, लेकिन उसका बाद व्यक्ति का नाम आपको याद रखना पड़ता है कि व्यक्ति का क्या नाम था। ऐसे कई लोग होते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और उनसे आपकी बात होगी, लेकिन आपका 10 लोगों में से 2 लोगों का नाम आपको याद होगा, बाकी का नाम आप भूल जाओगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, किसी फ़ोन नंबर किसी ने इंसान ने दिया अपना फ़ोन नंबर, लेकिन आपको याद करने के लिए उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करते हो या किसी नोटबुक में सेव करते हो, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होना चाहिए, ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी, वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वर्किंग मेमोरी। में मुझे लगा ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको डिफाइन किया, जो एग्जांपल दिए, वो सारे आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के हैं। तो ऑप्शन बी आप राइट आंसर लेके चलना, क्योंकि आपका जो भी आंसर है ये आपके सारे पेपर के पूछे सवाल है। ऑफिशियल आंसर इसका बी है, तो आप इसे बी लेकर चलना, क्योंकि ये सवाल आपके यूपी पीजीटी में सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत अभ्यास से सूचनाएं कहाँ से आती हैं? एसटीएम टू एलटीएम या ऑप्शन सी सेंसरी मेमोरी टू एलटीएम या एलटीएम टू एसटीएम या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सूचना एसटीएम से एलटीएम तब तक जाती है जब इसे 3 तरीकों में से एक को इनकोड ना किया जाता हो। और 3 इनकोड कौन-कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है ध्वनि इनकोडिंग, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी इनकोडिंग और तीसरा सेमेंटिक इनकोडिंग होता है। तो ये सारे 3 पॉइंट याद रखना, ध्वनि इनकोडिंग, इमेजिनरी इनकोडिंग और तीसरा सेमेंटिक इनकोडिंग, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, प्रासंगिक स्मृति को किस नाम से जाना जाता है? एपिसिडिक मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्यात्मक स्मृति, अर्थगत स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति या ऑप्शन डी सेंसरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन मनोवैज्ञानिक स्मृति के क्षेत्र में शोध के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? पहला ऑप्शन है वेबर, सेकंड ऑप्शन है एबिंगहॉस, थर्ड ऑप्शन है वाटसन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा हर्मन एबिंगहॉस का, जिनका जन्म 24 जनवरी 1850 के करीब हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके 26 फरवरी 1909 के करीब इनकी मृत्यु मानी जाती है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखना, एक ये आपके जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने भूलने की अवस्था और अंतर प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा यह दर्शाता जाता है कि सीखी गई जानकारी समय के साथ हमारी यादों से गायब हो जाती है। जैसे कि आपने बचपन में ऐसा बहुत सारे काम किया होगा या बहुत सारे बचपन में आपके रिलेटिव मिले होंगे जो अभी आपको याद नहीं आते, या अपने स्कूल टाइम में आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो समय के साथ आप उन्हें भूल चुके हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो प्रभाव का नियम था, अंतर का या भूलने की अवस्था, इसी की मनोवैज्ञानिक खोज जाना जाता है हरमन एबिंगहॉस के द्वारा। इन्होंने अपने थ्योरी के बारे में, इसी सब के बारे में इन्होंने बात किया, बेसिकली मतलब यही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया था, तो आप जाकर वीडियो देख लेना।
वाटसन आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने स्किनर के साथ काम किया था व्यवहारवादी सिद्धांत को लेकर। अगला क्वेश्चन है, चंकिंग इज मेथड ऑफ। गुच्छन किसकी एक विधि है? ऑप्शन है अभिप्रेरण में सुधार, चिंतन प्रक्रिया में सुधार, स्मृति में सुधार या ऑप्शन डी इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चंकिंग क्या होता है। चंकिंग आप बचपन में से करते आ रहे हो। चंकिंग चंकिंग होता क्या है? जैसे कि कोई काम को छोटे-छोटे भागों में बाँट देना, उसे चंकिंग कहते हैं, उसे गुच्छन कहते हैं हिंदी में, ठीक है? तो उसको इम्प्रूविंग मेमोरी मतलब कभी-कभी ऐसा चीज़ होता है, जैसे कि मैंने बेसिकली क्लास 11-12 में, जब मैं क्लास 11-12 में था, तो ऐसे पैराग्राफ होते थे जो 200, 300, 400 वर्ड के होते थे और हमें क्लास में सुनाना होता था। तो उसको मैं क्या करता था कि अगर 300 वर्ड है, तो 300 वर्ड को मैं 50-50 वर्ड में डिवाइड कर देता था। अगर आप 6 भाग में इसे बाँट दिए, तो 50 छके 300 हो गया। 50-50 वर्ड करके मैं 50 वर्ड को पहले याद करता था, फिर उसके बाद 50 उसे 50 ऐसे करके मुझे 300 वर्ड याद हो जाते थे। तो उसको चंकिंग मेमोरी कहते हैं, इम्प्रूविंग मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात में समझ में आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा मौका आपके यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको ओपनली कहा जाता हो कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो और आपको रिप्लाई दिया भी जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो, चाहे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई कोई भी इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यू, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपको मदद की जाएगी। चाहे आपको एग्ज़ाम में समझ नहीं आ रहा हो, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हर कोई क्वेश्चन इससे आप रिलेटेड मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको मदद की जाएगी, बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो बस आपसे मुझे चाहिए लाइक और शेयर। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में और कम से कम जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, हर कोई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो बस आपसे मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कोई भी आपके पास डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखकर घबराना मत। क्वेश्चन क्या है? PQRST तकनीक जो कि थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा विकसित की गई थी 5 चरण में, वो 5 चरण कौन-कौन से हैं? आपको ये बताना है। पाँचों चरण ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्वावलोकन, प्रश्न, पढ़ना, स्व-उच्चारण, परीक्षण ये आपके 5 चरण थे, जिन्होंने थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा विकसित की गई थी। ये सवाल आपके डीएसपीएससी में और आपके झारखंड पीजीटी में करंट में सवाल पूछा गया था आपके झारखंड में। जो अभी आपका पेपर हुआ था 2022 या 2023 में झारखंड पीजीटी का, उसमें सवाल पूछा गया था पीक्यूआरएसटी थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा विकसित की गई 5 चरण। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, क्योंकि सवाल हो सकता है आपके बीपीएससी में पूछा जा सके। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 है, पूर्व घटनाओं के लिए स्मृति के हवास या विकार किससे संबंधित है? मैंने आपको बता दिया लाइक शेयर करने के लिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने आप को। पहला ऑप्शन है पूर्व स्मृति, ऑप्शन बी है संक्रमण या ऑप्शन टी सी है पश्चात स्मृति या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, पूर्व घटनाओं के लिए स्मृति का ह्रास या विकार पूर्व स्मृति लोप की वजह से माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भूलने का एक कारण नहीं है। तो जितने लोग बोलते हो कि मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया था, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है जो भूलने का कारण नहीं माना जाता। इच्छा की कमी, सीखने की मात्रा, बाधा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये भूलने के सारे कारण माने जाते हैं, चाहे इच्छा की कमी हो, सीखने की मात्रा हो या इंटरफेरेंस हो, ये सारे आपके भूलने के कारण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरित विस्मरण किसका दृष्टिकोण है? जैसे कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग किस मनोविश्लेषण का या किस वैज्ञानिक का ये मत था कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग आपको बताना है। इसका नज़रिया था देखने का, आपको ये बताना है। व्यवहारवाद के या मनोविश्लेषणवाद के, संरचनावाद के या ऑप्शन डी कार्यवाद। व्यवहारवाद कौन थे? वाटसन और स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सारे आपके व्यवहारवाद माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद कौन थे? आपके मनोविश्लेषण आपके फ्रॉइड साहब थे, ठीक है? फ्रॉइड ने आपने मनोविश्लेषणवाद के बारे में बात की थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। यहाँ पर देख सकते हो, मनोविश्लेषण ने फ्रायड ने ये बताया था कि बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ होती हैं जो किसी प्रकार से हमें दुख पहुंचाती है या गिल्टी फील होता है और हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं। अतः अभिप्रेत विस्मरण मनोविश्लेषणवाद के दृष्टिकोण बताता है। मतलब कि ऐसा कोई आप काम कर देते हो जिसको लेकर आपको गिल्ट होता है, लेकिन आप उसे भूलने की कोशिश करते हो। तो इसके बारे में आपके फ्रायड से आपने बात किया था, और जो आपको हर्ट पहुंचा है वो सब कुछ आपके मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मान्यता से शुरू होकर विशिष्ट हल तक पहुंचने वाली तरकना किस नाम से जानी जाती है? मतलब आपको जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है? जनरल टू स्पेसिफिक किसने बताया था? तो आपके स्पीयरमैन ने बताया था जनरल टू स्पेसिफिक। टू फैक्टर थ्योरी दिया था, जो पहला थ्योरी फैक्टर था जनरल, और दूसरा था आपका स्पेसिफिक। तो आपको बताना है कि जनरल टू स्पेसिफिक किस रीजनिंग में काम करता है? मूल्यांकन चिंतन में, आगमन विधि में या निगमन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो नॉर्मल टू स्पेसिफिक आपके डिडक्टिव में काम करता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। डिडक्टिव थिंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो एग्जाम्पल नहीं, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल के नाम से भी जाना जाता है निगमन विधि को, जिसमें आपको सबसे पहले आपको रूल बताया जाता है, उसके बाद आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ऐसे कहाँ पर होता है? तो आपने हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ाई कर रहे हो, तो टेंस में आपको सबसे पहले आपको रूल लिखाया जाता है कि रूल ऐसे फॉलो होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1, या और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपको बता दिए गए रूल, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके? निगमन विधि के। ठीक है? इस निगमन विधि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो उच्च क्लास में, जैसे कि हायर स्कूल होते हैं, हायर स्कूल में आपका डिडक्टिव थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। आगमन विधि का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आगमन विधि का आपके प्राइमरी स्कूल में, ठीक है? प्राइमरी स्कूल में आगमन विधि का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद आपको रूल बताया जाता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रतिक्रियाएँ जो सोने और जागने के बीच आती है, अर्थात गहरी नींद में जाने के तुरंत पहले क्या कहलाती है? जैसे कि आप सपना देखते हो। सपना कब देखते हो? जब आप पूरा गहरी नींद में चले जाते हो, ठीक है? उससे पहले आप जब सपना देखते हो, उसको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। सपने में चाहे कोई भी आए, चाहे कुछ भी आप टीचर बन जाओ या राजा बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, किसी के पास चले जाओ, ये सब कुछ आपके गहरी नींद के तुरंत आने से पहले जो आपके सपने आते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, निंद्राजनक, जिसे आप इंग्लिश में हाइपोकोजिक इमेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वागिट्सी कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, या फ्रांस के थे, या अमेरिका के थे? तो मैंने कल की क्लास में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कल के वीडियो में जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक थे सारे डिटेल में मैंने बताया था। अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो इसमें आप गलती मत करना। अगर आप कल का वीडियो देखने के बाद भी इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो, तो सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, कुछ उससे आप सीख नहीं रहे हो।
वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, साथ में जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहो या आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपने पढ़ाई किया होगा लेकिन फिर भी नहीं बना पाओगे, उस टाइम सबसे बड़ा अफ़सोस होता है। इसीलिए स कम टाइम में सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, आराम से आप बीपीएससी क्वालीफाई कर या स्टेट क्वालीफाई करके एक कदम आगे बढ़ जाओगे बिहार में टीचर के बनने की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वागेट्सी, जिन्होंने भाषा और लैंग्वेज विकार के बारे में काम किया था। इनका मानना था कि विकार से पहले आपका बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। जैसे कि क्या एग्ज़ाम्पल दूँ? जैसे कि पियाजे साहब ने बोला था कि जो भाषा है, बच्चे के जन्म के बाद आती है। लेकिन लेव वागिट्सी ने कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो भाषा सीखने की क्षमता लेकर ही बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पे आता है। बाद में जाकर अवलोकन करके समाज को देखकर भाषा सीखता है, लेकिन भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों के अंदर, इनका मानना था, जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इस सारे पॉइंट याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ये माना था कि विचार और भाषा 3 समांतर अवस्थाओं में विकसित होता है? जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसमें गलती मत करना। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, लेव वागेट्सी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने बताया आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, लेव वागिट्सी ने मानना था कि विचार और भाषा 3 समांतर अवस्थाओं में विकसित होते हैं। ये 3 अवस्थाओं कौन-कौन सी थी? तो एक्सटर्नल भाषा, आत्म केंद्रित भाषा और इंटरनल भाषा। ये 3 अवस्थाएँ थे जिन्होंने लेव वागिट्सी ने बताए थे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। क्योंकि अगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना। अगला क्वेश्चन है, चर्चित स्ट्रिंग समस्या प्रयोग जो कि समस्या समाधान से संबंधित है, किसने किया था? मतलब आपको बताना है कि स्ट्रिंग प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हॉरलॉक, स्लोविन, स्टाउट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग समस्या का आविष्कारक मेयर को माना जाता है, मेयर, जिन्होंने 1931 में स्ट्रिंग समस्या का प्रयोग किया था, इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आप प्रैक्टिस सेट लोगे, आपको अच्छे से डिफाइन करके मिलेगा, जिसमें आपको पढ़कर सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना, बल्कि जितने भी आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट को पढ़ना भी है। सिर्फ आंसर याद मत करना। अगला क्वेश्चन है, चलो आंसर दिख गया है। अगला क्वेश्चन है, भावना एक सामान्य और प्राथमिक उत्तेजनात्मक प्रक्रिया होती है, जबकि डैश एक जटिल उत्तेजनात्मक प्रक्रिया होती है। आपको बताना है इन द फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल होगा। परसेप्शन, अटेंशन, मोटिवेशन और इमोशन। तो जो आपका इमोशन होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल से लेकर काफ़ी कॉम्प्लेक्स तक होता है। इमोशन ऐसा चीज़ है जो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो हर तरह का इमोशन आपके अंदर हो सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको बना भी सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इमोशन। अगला क्वेश्चन है, पुतली मितिक जो कि समय के दौरान आँखों की पुतलियों में बदलाव का मापन करता है, ये किसके द्वारा खोजा गया था? पहला ऑप्शन है एकार्ड हंस, रॉबर्ट प्लाचिक, जेम्स लेंज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना और इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकार्ड हंस द्वारा आपकी पुतली, जो आपके पुपिल मैट्रिक्स को कहते हैं, उसकी खोज करी थी, जो आपकी आंखों में यूज होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को, सारे पॉइंट को आप समझ जाओगे। सिर्फ आंसर याद मत करना, क्योंकि आपके पास काफ़ी प्रॉपर टाइम है। सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, आपका लाइफ बना सकता है। और लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिर्फ ₹201 में आपको मिल जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी
जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और जितने लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सारे लोग जाकर आप जीके और जीएस का, करंट अफेयर का डेली वीडियो चलाया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल टॉप 35 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन साथ में कराए जा रहे हैं। सारे लोग जाकर वीडियो देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वीडियो ज़रूर सारे वीडियो देखते रहो और एग्ज़ाम क्वालीफाई करके बहुत जल्द आपकी नौकरी बिहार में ले सकते हो।